नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूं राजश्री आपके साथ। देश की बात में आज हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़े सूबे यूपी विधानसभा में सुरक्षा में कैसे बड़ी चूक हुई है। विधानसभा में खतरनाक PETN विस्फोटक मिलने से चारों ओर सनसनी फैल गई। ये दुनिया के 5 सबसे खतरनाक विस्फोटकों में माना जाता है जो किसी भी सेंसर में नहीं आता। ये पाउडर हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव है जो 12 जुलाई की शाम विधानसभा के भीतर मिला था। विधानसभा में 150 ग्राम विस्फोटक एक पुड़िया में मिला था। पूरी विधानसभा को उड़ाने के लिए मात्र 500 ग्राम विस्फोटक की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकी साजिश हो सकती है, लिहाजा इसकी जांच NIA करेगी। कैसे लगी है सुरक्षा में सेंध, वो कौन माननीय हैं जो उड़ाते हैं सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां, ये हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि उबाल पर चल रही बिहार की राजनीति में तनातनी का कारण तेजस्वी यादव अगर इस्तीफा दे देते हैं तो कौन ले सकता है उनकी जगह। क्या यही लालू प्रसाद यादव का प्लान B है और इस प्लान B को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका है। क्यों सोनिया गांधी ने नीतीश और लालू दोनों के बीच चल रहे युद्ध को शांत कराने की नई भूमिका ले ली है और इससे कितना शांत हो पाएगा ये युद्ध, ये हम दिखाएंगे। उधर कश्मीर और चीन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट सरकार ने विपक्षी दलों के सामने रखी है और क्या सरकार की आने वाले दिनों में रणनीति है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही अमित शाह के मिशन दिल्ली फतह पर डालेंगे एक नज़र। बताएंगे किसने की है PM मोदी की महात्मा गांधी से तुलना और किसने उड़ाया है PM मोदी का मजाक और क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब उसे। अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन में सबसे भरोसेमंद सरकार पर हुए सर्वे के बाद कैसे बढ़ गई हैं मोदी सरकार की जिम्मेदारियां। राजस्थान में कैसे बाढ़ में बह गए SDM और पूरे देश में बाढ़ का क्या हाल है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। उधर बोफोर्स का जिन क्यों एक बार फिर से कांग्रेस को सता सकता है, क्या अब नया हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने पर उसे सरकार के ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट किया जाएगा, तो आप अपना खूबसूरत सा सेल्फी डाल सकते हैं और आप सीधे नज़र में आ सकते हैं सबके। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की रंगीन मिजाजी की भी आज बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे आपको कि बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं कमल हासन की गिरफ्तारी की किसने की है मांग। दरअसल बिग बॉस के तमिल वर्जन को होस्ट कमल हासन कर रहे हैं और कमल हासन जैसे ही इसे होस्ट करने की जैसी उन्होंने घोषणा की है वैसे उनका विरोध भी शुरू हो गया है। कमल हासन दक्षिण भारत के एक सुपरस्टार में से एक हैं। उधर हमारे सुपरस्टार यानी बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन कर्जदार हो गए हैं। ये किसके कर्जदार हुए हैं, कितने करोड़ रुपए का कर्ज अमिताभ बच्चन ने किससे लिया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होगा देश की बात में, तो बने रहिए 1 घंटा हमारे साथ और देश भर की तमाम हलचलों पर डालते रहिए नजर विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक PETN मिलने के मामले की जांच NIA करेगी। NIA की टीम ने यूपी विधानसभा पहुंचकर मामले का जायजा लेना शुरू कर दिया है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच NIA से कराने की बात कही थी। विधानसभा में विस्फोटक मिलने के संबंध में हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज कर दी गई है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विस्फोटक मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। CM योगी ने इसे बहुत बड़ी साजिश करार दिया है और कहा यह जा रहा है कि विधानसभा के अंदर के ही किसी व्यक्ति का ये काम है जो तमाम विधायकों, नेताओं या कर्मचारियों के बीच कोई छुपा हो सकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले ही जूझ रही योगी सरकार के लिए एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। विधायकों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी यूपी विधानसभा में PETN नाम का विस्फोटक मिला। विधानसभा में इस तरह विस्फोटक का मिलना बड़ी सुरक्षा चूक है। ये वही विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल करीब 6 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हुए ब्लास्ट में किया गया था। विस्फोटक की पूरी जांच के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आतंकी साजिश हो सकती है, लिहाजा इसकी जांच NIA को करनी चाहिए। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है।
कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा, एक कि सभी जो भी कर्मी यहां पर कार्यरत हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। दूसरा, इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच एनआईए से जरूर हो। PETN नाम के इस विस्फोटक की कोई गंध नहीं होती, लिहाजा डॉग स्क्वाड भी इसकी पहचान नहीं कर पाया। फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद इस विस्फोटक की पहचान संभव हो पाई। जो विस्फोटक मिला है वो करीब 150 ग्राम था और विपक्ष के नेता की कुर्सी के पास रखा हुआ था। PETN नाम के इस विस्फोटक की 500 ग्राम की मात्रा पूरी विधानसभा को उड़ाने के लिए काफी है। सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक के बाद विधानसभा में माननीयों को भी जांच से गुजरने का प्रस्ताव रखा गया। और मैं अनुरोध करूंगा सभी माननीय विधायकों से, सभी माननीय सदस्यों से भी कि हम सब इसमें सहयोग करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम जांच नहीं करवाएंगे। हम लोग उस सुरक्षा तंत्र से होकर के हमें जाना पड़ता है, हमें गुजरना पड़ता है। और अगर विधान भवन के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो हमें सुरक्षा जांच करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हम लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। माननीय विधायकों और उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त विधानसभा से निर्गत समस्त प्रवेश पत्रों को निरस्त किया जाने का प्रस्ताव है। माननीय विधायकों के एक वाहन के अतिरिक्त सभी अन्य वाहन उनके पास निरस्त किए जाने हैं। माननीय विधायकों के वाहन को चलाने वाले ड्राइवर, उनका पास बनाया जाना जरूरी है और माननीय विधायकों का प्रमाणित किया जाना जरूरी है कि वह उसको ठीक से जानते हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा की सुरक्षा में हुई ये गलती बेहद गंभीर है। इससे पूरी विधानसभा और उसमें मौजूद विधायकों को खतरा हो सकता है। इस घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद करने की बात कही जा रही है। विधानसभा में सुरक्षा को लेकर जो मुख्य मुद्दे उठाए गए, उनमें सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन, विधानसभा में सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी होने की बात कही गई है। इसके अलावा विधायकों को फोन लेकर सदन के अंदर न आने की अपील की गई है। अगर किसी के पास फोन है तो उसे साइलेंट रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही बिना पास के विधानसभा में एंट्री पर पूरी तरह बैन लगाने का प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यदि यूपी विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो ये 3 चरणों में की जाती है। हर स्तर पर गहन जांच से होकर गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके जिस आसानी के साथ विस्फोटक विधानसभा के अंदर पहुंचा, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। देश की सबसे बड़ी विधानसभा के अंदर खतरनाक विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा है। शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में शुमार PETN विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचा, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। विधानसभा की त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे को भेद कर PETN को अंदर कैसे लाया गया, अब सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। हम लोग अलर्ट हैं, अब किसी भी कीमत पे हम लोग जाने नहीं देंगे किसी। यूपी विधानसभा में सुरक्षा घेरा 3 चरणों का है। पहला सुरक्षा घेरा, विधानसभा की सुरक्षा के पहले चरण में भीतर आने वाले लोगों और गाड़ियों की सामान्य रूप से चेकिंग की जाती है। दूसरा सुरक्षा घेरा, दूसरे सिक्योरिटी लेव पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा है। आने जाने वालों की इससे जांच होती है। तीसरे चरण की सुरक्षा, विधानसभा के तीसरे और आखिरी सुरक्षा लेवल पर हाथ में मौजूद मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है। इसके साथ ही विधानसभा परिसर में सुरक्षा कर्मी लगातार निगरानी बनाए रखते हैं। इस त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे को भेदते हुए नेता प्रतिपक्ष की सीट के पास PETN का मिलना सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। PETN को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। जानकारों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह के हमले की स्थिति से निपटना काफी मुश्किल है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक विस्फोटक है। इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी जो है वो RDX के बराबर है और इसको आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर ये वास्तव में विस्फोटक चल गया होता तो जितने भी विधानसभा के अंदर विधायक थे सारे के सारे या तो मारे गए होते या इंजर्ड हो जाते, जिससे बहुत बड़ा देश में भूचाल आ गया होता। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू के ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त वार है
जिसने भी ये साजिश रची है या शरारत की है, इसकी बहुत महीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विधानसभा के भीतर विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। शॉर्ट टर्म मेजर्स कुछ हम लोगों ने की है, जिसके तहत पीएससी का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है, चेकिंग फ्रिस्किंग आदि की कार्रवाई की जा रही है। ये तो शॉर्ट टर्म हम लोग कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म एक कार्य योजना जो है, वृहद कार्य योजना, उसको तत्काल इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उसमें आधुनिक उपकरण से लेकर के जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हाल के दिनों में यूपी में आतंकी हमलों की साजिश का अलर्ट कई बार जारी हो चुका है। विधानसभा परिसर में खतरनाक विस्फोटक का मिलना काफी गंभीर और संवेदनशील मामला है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगी है। विस्फोटक बरामद होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार सुरक्षा के मद्देनजर नई गाइडलाइन तैयार करने की बात कर रही है, लेकिन जांच के घेरे से निकलना हमारे माननीयों को नागवार गुजर रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि सरकार की अपील को क्यों मानने को तैयार नहीं है कुछ विधायक। आखिर उन्हें क्यों लगता है कि पास दिखाकर एंट्री उनकी शान में गुस्ताखी है। विधान भवन के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो हमें सुरक्षा जांच करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हम लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हम लोग कभी आप लोगों को मना। इन माननीयों को आपने देखा जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खुद की जांच पड़ताल अपमान नजर आ रहा है। सुरक्षाकर्मी माननीयों के सामने मिन्नतें कर रहे हैं, आदेश की दुहाई दे रहे हैं, और विधायक जी को लगता है कि उन्हें इस तरीके से रोका जाना उनकी शान में गुस्ताखी है। दरअसल बीच सत्र में विधानसभा के भीतर बेहद खतरनाक विस्फोट मिलने के बाद सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विधायकों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, इसमें सभी सदस्यों के सहयोग की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री की इस अपील का माननीयों पर कोई असर नहीं हुआ। एक तरफ इस बड़े घटनाक्रम की जांच NIA से कराने की बात हो रही है, तो वहीं खुद को जनता का सेवक बताने वाले जनप्रतिनिधियों को लगता है कि बिना पास एंट्री पर रोक उनका अपमान है। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं उन माननीयों की तस्वीरें जिन्हें ये जांच नागवार गुजरी है। आज मान लीजिए हम लोग कभी आप लोगों को मना। आज मान लीजिए हम लोग कभी आप लोगों को मना। सारे के सारे आप लोग आपका नहीं पास ना, एक ही पास है जो मेरे साथ है। आप नहीं जाएंगे सर, ऊपर के आदेश आप लोगों के हाथ जोड़ ऐसे कभी आप लोगों को रोका गया सर? कौन कौन जाएगा मुझे बता दो, कौन कौन जिसके पास पास होगा ये बताओ। जी तो आगे बनी है ना। जी तो अब आगे बनी है तो उसका बनेगा ना पास, वो साथ में सिस्टम नहीं दैनिक पास बनवा देंगे। फाइल कौन लेकर रखेगा? चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ फाइल, तुम रख के लो, साहब मुझसे ले लेंगे। हाँ रख दीजिए साहब, आपको दे देते हैं, आप ले लेंगे भाई। आप आपसे बहस नहीं कर पाएंगे सर। आप सही है बताओ, आप ऊपर बात कर लीजिए जो बात करनी है सर अधिकारियों से। आज पहले तो आपको रोका रहेगा। क्या इस अकड़ की माननीयों को आदत पड़ चुकी है? खुद विधानसभा अध्यक्ष सतर्कता और सुरक्षा को लेकर अपील कर चुके हैं, लेकिन इन साहब पर कोई फर्क नहीं। VIP कल्चर हटाने के लिए लाल बत्ती तो उतारी गई, लेकिन दिमाग में जमा रसूख नहीं उतरा। ऐसे ही रवैये के चलते अगर कोई अनहोनी किसी दिन विधानसभा में हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? माननीयों को इसका जवाब भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी हाथ जोड़कर माननीयों को कह रहे हैं कि हम आपसे बहस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपना पास दिखा दीजिए। लेकिन जितने भी माननीय हैं वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये उनके शान के खिलाफ है। ऐसे में PETN नाम के इस विस्फोटक को आसानी से पहचानना जितना मुश्किल है, उतना ही इससे होने वाली तबाही को रोक पाना। यूपी विधानसभा के अंदर PETN का पाया जाना बेहद गंभीर मसला है और इसमें कहीं ना कहीं खामी अपने अंदर भी है। साल 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमला हो चुका है। इसके अलावा भी दुनिया भर में कई जगहों पर हुए हमले में PETN का इस्तेमाल हुआ है।
PETN की खासियत ये है कि किसी भी सेंसर में नहीं आता। यहाँ तक कि तमाम जो सुरक्षा घेरा है, PETN यदि किसी के पास है तो सुरक्षा घेरा को पार करके आगे बढ़ सकता है। PETN के कितना खतरनाक है, किस तरह का ये विस्फोटक है, देखिए रिपोर्ट। और कब कब ऐसी स्थितियां आई जब हमें इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। पेंटाएरिथ्रिटोल ट्राइनाइट यानी कि PETN बेहद शक्तिशाली प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है। सफेद रंग का ये पाउडर चरमपंथियों और आतंकियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि ये ब्लैक मार्केट में आसानी से मिलता है और सामान्य जांच में इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन। इसकी केवल 100 ग्राम मात्रा एक कार को उड़ाने के लिए काफी है। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुए ब्लास्ट में PETN का इस्तेमाल किया गया था। इस ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए थे और 76 लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि ब्लास्ट में PETN की काफी कम मात्रा इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उसने काफी बड़ा नुकसान किया। 2010 इस साल अक्टूबर महीने में यमन से अमेरिका जाने वाले एक कार्गो प्लेन में PETN मिला था। 2009 अलकायदा मेंबर उमर फारूक अब्दुल मितलुब ने नॉर्थ वेस्ट जाने वाली एक फ्लाइट में PETN के इस्तेमाल की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। वो अपने अंडरवेयर में एक्सप्लोसिव छिपाकर ले गया था और पकड़ा गया। 2001 शू बॉम्बर के नाम से मशहूर टेररिस्ट रिचर्ड रीड ने मियामी जाने वाले अमेरिकन एयरलाइंस जेट पर इसका इस्तेमाल किया था। यूपी विधानसभा में इस विस्फोटक का मिलना इस लिहाज से भी गंभीर है, क्योंकि दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा पर एक हमला हो चुका है। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने संसद भवन की सुरक्षा में खामियों का फायदा उठाते हुए हमले को अंजाम दिया था। इस आतंकी हमले में 14 लोगों की जान गई थी। सुरक्षा बलों की बहादुरी के कारण आतंकी अंदर नहीं घुस पाए और एक बड़ा खतरा टल गया। लेकिन लगता है कि सालों पहले हुए इस हमले से भी कोई सबक नहीं सीखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और विस्फोटक की स्थिति राजनीतिक भी बनी हुई है, और वो भी बिहार में। बिहार में महागठबंधन खतरे में है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डिप्टी CM तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर JDU और RJD में तलवारें खिंची हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार से इस्तीफा हो सकता है। JDU भी तेजस्वी के इस्तीफे पर ही अड़ी हुई है। इस बीच RJD कई विकल्पों पर विचार कर रही है। लालू प्रसाद यादव कई प्लान बना रहे हैं। वहीं अपनी पार्टी से अलग विचार रखते हुए पटना शरीफ में BJP सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव का बचाव किया और भ्रष्टाचार के आरोपों को तेजस्वी के खिलाफ साजिश बताया। शत्रुघ्न ने कहा कि CBI कोई होली काऊ, पवित्र गाय नहीं है, और इस लिहाज से CBI के आरोपों को इस तरह से उछालना, इस तरह से महत्व देना गलत होगा। इसी बीच कांग्रेस इन दोनों ही दलों के बीच यानी JDU और RJD के बीच की तनातनी को ठंडा करने के लिए अहम भूमिका निभा रही है, खासकर सोनिया गांधी। और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के बीच बचाव के चलते ही अब JDU और RJD दोनों ही प्लान B पर काम कर रहे हैं। ये प्लान B है क्या और क्या स्थितियां बन सकती हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार की राजनीतिक गर्मी अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बीच रही तनातनी को कम करने की सोनिया गांधी ने पहल की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के बात करने के बाद लालू यादव कुछ नरम जरूर पड़े हैं। नीतीश कुमार जहां किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता न करने का दम भर रहे हैं, वहीं RJD बीच का रास्ता निकालने में जुट गई है। हालांकि उसके नेता तेजस्वी का इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक तेजस्वी को लेकर RJD कई योजनाओं पर काम कर रही है। RJD के पास पहला विकल्प तेजस्वी यादव के इस्तीफे की नौबत आने पर उनके साथ RJD कोटे के सभी 12 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक बीजेपी के मंसूबे को खत्म करने के लिए RJD JDU को बाहर से समर्थन देना भी जारी रख सकती है। RJD के पास दूसरा विकल्प महागठबंधन को बचाने के लिए RJD के पास दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि तेजस्वी खुद डिप्टी CM का पद छोड़ दें और RJD से कोई दूसरा डिप्टी CM बनाया जाए, या फिर कोई भी डिप्टी CM ना रहे। लालू के लिए मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि JDU किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौते के मूड में नहीं है। राजनीति में बड़े पदों पर पहुंचने के बाद जब आरोप लगते हैं, जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट देती हैं या प्राथमिकी दर्ज होती हैं,
तो बड़े पदों पर बैठे लोगों का नैतिक दायित्व है कि वो जनता को अपने जवाबों से संतुष्ट करें। बाकी नीतीश कुमार जी की जो छवि है, जो उनका नैतिक बल है, वो बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि सब अपनी अपनी स्थितियों को जनता के सामने स्पष्ट करें। लेकिन आज एक ऐसा गठबंधन है जिसका उप मुख्यमंत्री 3 दिन के अल्टीमेटम के बावजूद भी ये सीना तान कर करे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये तो मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार है उसको चुनौती दी जा रही है, मुख्यमंत्री के आदेश की अवज्ञा की जा रही है। बिहार के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो 243 सदस्यीय विधानसभा में आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक जेडीयू है, जिसके पास 71 सीटें हैं। महागठबंधन की एक और सहयोगी कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं। विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 58 सीटें हैं। ऐसे में नीतीश अगर आरजेडी से नाता तोड़ बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, तब भी वो 129 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर सत्ता में बने रहेंगे। हालांकि लालू अपने धुर विरोधी बीजेपी को ये मौका नहीं देना चाहेंगे और यही कारण है कि जेडीयू की शक्ति के आगे लालू अब तक झुके नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और हमारी खबरों के अनुसार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मौजूदा संकट से निपटने की तैयारी कर ली है। योजना के मुताबिक तेजस्वी यादव के इस्तीफे के बाद लालू प्रसाद यादव अपने परिवार से ही किसी सदस्य को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। सियासी गलियारों में लालू प्रसाद यादव के दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो तेजस्वी की जगह ले सकती हैं। वैसे रोहिणी यादव का ससुराल किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। खबरों की माने तो लालू सत्ता की बागडोर परिवार से निकलने देना नहीं चाहते, लिहाजा लालू यादव अपने परिवार में से ही किसी को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इस रेस में रोहिणी का नाम इस वक्त सबसे आगे आ रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अब तक संपत्ति विवाद या किसी और विवाद में रोहिणी का नाम और उनके परिवार का नाम नहीं आया है। उधर चीन और कश्मीर के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद, जेडीयू के शरद यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी और डीएमके की कनिमोझी सहित कई नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्ष के नेताओं को डोकलाम में भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बारे में बताया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में हालात सुधरने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। विपक्ष ने कहा है कि देश हित के मुद्दों पर सभी दल सरकार के साथ हैं। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित NSA अजित डोभाल और विदेश सचिव S जयशंकर भी मौजूद थे। इससे पहले राजनाथ सिंह के घर पर एक और बैठक हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, NSA अजित डोभाल, नए गृह सचिव राजीव गाबा मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पहले तय किया गया, उसके बाद तमाम अन्य दल के नेताओं को बुलाया गया और उन्हें ब्रीफ किया गया। और भारत चीन सीमा विवाद, खास करके डोकलाम के संबंध में सरकार के तरफ से जो है पूरी की पूरी जानकारी जो है विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने जो है देने का काम किया। आम राय थी ये थी कि राष्ट्रीय हित के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहाँ तक राष्ट्र हित, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको सर्वोपरि मानती है और उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें एक आवाज पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार और जो भारत हित है उसके पक्ष में। यूं माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार ने विपक्ष के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसमें 18 विपक्षी पार्टियां GST, नोटबंदी जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही हैं। जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, इसको लेकर मंगलवार को इन दलों की बैठक हुई थी। इस बार मानसून सत्र में विपक्ष सरकार पर जमकर बरसने की तैयारी में है और इसके लिए विपक्षी दलों ने खास रणनीति तैयार की है। खबरों के मुताबिक 5 अहम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है और इसके लिए 18 विपक्षी दलों ने बाकायदा रणनीति तैयार की। विपक्ष जिन 5 मुद्दों पर सरकार पर तीखे सवाल कर सकता है,
उनमें नोटबंदी का लोगों पर बुरा असर, जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी, किसानों की आत्महत्या, नेताओं के खिलाफ राजनीतिक साजिश और देश के संघीय ढांचे को बचाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक साजिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जहां स्कैम में फंसाया गया, तो वहीं पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम और उनके परिवार लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। विपक्षी एकजुटता को बनाए रखने के लिए सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने सुझाव दिया कि महीने में कम से कम एक बार मुलाकात होना जरूरी है, ताकि सरकार के खिलाफ हमला बोलते समय विपक्ष की आवाज एक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। संसद के मानसून सत्र के शुरू होते ही 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए कैंडिडेट मीरा कुमार में लड़ाई है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस बीच अपनी पार्टी लाइन से हटकर सपा नेता शिवपाल यादव ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार ने उनसे या मुलायम सिंह यादव से समर्थन नहीं मांगा, इसलिए वो अपना समर्थन रामनाथ कोविंद को देंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी 17 जुलाई को देश का 14वां राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान होगा। मुख्य मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद और यूपीए उम्मीदवार और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बीच होगा। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट के 48% वोट एनडीए के पास है। इनमें से 40% केवल बीजेपी का है। एआईएडीएमके के पास 5%, बीजेडी का 3%, टीआरएस के 2%, जेडीयू के 2%, वाईएसआर कांग्रेस और अन्य को मिलाकर करीब 14% वोट होते हैं। ऐसे में रामनाथ कोविंद के पक्ष में 62% के करीब वोट हैं। इसके उलट फिलहाल कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास महज 34% वोट हैं। मीरा कुमार को समर्थन देने वाली पार्टियों में कांग्रेस के पास 1,61,478 वोट हैं। इसी तरह टीएमसी के पास 63,847 और सीपीएम के पास 27,069 वोट हैं। समाजवादी पार्टी के पास 26,060 और बीएसपी के 8,200 वोटों को मिलाकर भी आंकड़ा रामनाथ कोविंद के पास पहुंचने में काफी कम है। तो देखना होगा कि इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सुनिए सरकार की। किसी भी देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा होना देश के आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी और साथ ही खुशी भी कि सरकार पर भरोसे के मामले में भारत को विश्व में नंबर 1 यानी कि नंबर पहले पायदान पर बताया गया है। दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स ने OECD के रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा है कि दुनिया के 34 अग्रणी लोकतांत्रिक देशों में रह रहे लोगों पर हुए सर्वे की खबर के हिसाब से भारत के 75% लोगों का भरोसा सरकार के साथ है। फोर्ब्स की सूची में अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया भारत से काफी पीछे हैं। लेकिन अगर भारत की जनता ने अपनी सरकार पर विश्वास जताया है तो जाहिर सी बात है कि अब मोदी सरकार की जिम्मेदारियां जनता के प्रति और बढ़ गई हैं। तो आज सुनिए सरकार इसी पर। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी में केवल प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है, बल्कि उनके अंदर जननायक बनने की क्षमता है, जननेता बनने की क्षमता है। जब बात देश के विकास की हो तो सबसे जरूरी होता है कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा होना। प्रधानमंत्री मोदी की क्षमता ही ऐसी है कि आज की तारीख में जनता उन पर भरोसा करती है, क्योंकि कोई भी फैसला चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसे तब तक धरातल पर नहीं लाया जा सकता जब तक सरकार पर देश के नागरिकों का भरोसा न हो। और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बेहद भाग्यशाली हैं। फोर्ब्स मैगजीन में छपे OECD के सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 75% भारतीय अपनी सरकार और उसकी नीतियों पर भरोसा करते हैं। और ये जो जादू है वो प्रधानमंत्री मोदी का जादू ज्यादा कहा जा रहा है, जो 3 सालों में सर चढ़कर बोल रहा है। कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कैसे प्रधानमंत्री मोदी जननेता से जननायक बन सकते हैं, देखिए इस बार के सुनिए सरकार में। किसी देश के नागरिकों के भरोसे की बदौलत ही सरकार प्रभावी ढंग से अपनी नीतियों को लागू करने में सफल हो पाती है। प्रतिष्ठित मैगजीन
फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय अपनी सरकार पर कितना भरोसा करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन में छपे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 75% भारतीय अपनी सरकार और उसकी नीतियों पर भरोसा करते हैं। गवर्नमेंट एंड ग्लांस 2017 नाम की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों की सरकारों में जनता का भरोसा बदलता रहा है। इस लिस्ट में कुल 15 देशों को जगह दी गई है, जहां ग्रीस सबसे कम 13% के साथ नीचे है, वहीं भारत 75% के साथ ऊपर है। भारत के बाद कनाडा, तुर्की और रूस का नाम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र कहलाने वाले अमेरिका को इस सूची में 10वें नंबर पर रखा गया है। ब्रेक्जिट से गुजर रहे यूके की 41% जनता को अपनी सरकार पर भरोसा था, वहीं रूस और तुर्की के 58% लोगों ने अपनी सरकार पर भरोसा जताया। इन सब में 75% देशवासियों के भरोसे के साथ मोदी सरकार सबसे ऊपर है। वैसे देखा जाए तो भरोसे के साथ बढ़ती हैं जिम्मेदारियां और जिम्मेदारी का एहसास। अगर देश की जनता अपनी सरकार पर भरोसा करती है तो सरकार को भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अच्छे दिन, नए रोजगार, स्वच्छ भारत और आधुनिक भारत जैसे कई वायदे कर सत्ता में आई थी। किसी ने कहा कि देश ने एक भाग्य विधाता चुना है, तो किसी ने कहा देश को मार्गदर्शक मिल गया है। जनता ने जादूगर, बाजीगर, जनसेवक जैसे शब्दों से प्रधानमंत्री जी को नवाजा और अपनी आशाओं और उम्मीदों की पोटली थमा दी। तो क्या इन 3 सालों में देश में बड़ा बदलाव आया? क्या वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जनता को मुक्ति मिली है? अगर आंकड़ों से ऊपर उठकर देखें तो वास्तव में जनधन योजना के तहत गरीबों के खाते खोले गए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत हजारों पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। पिछले 3 सालों में सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। गरीबों के लिए बनी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ईमानदार प्रयास हो रहा है। व्यापारी वर्ग अब टैक्स चुकाने के प्रति सजग हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत हुआ है और जनता के मन में विश्वास बढ़ा है। लेकिन साथ ही टूटे और अधूरे वादों की भी लंबी फहरिस्त है। खास तौर पर रोजगार और विकास के मामले में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। स्वयं केंद्र सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक सिर्फ 9,97,000 नौकरियां दी हैं। 2014 के चुनावी मैनिफेस्टो में रोजगार बढ़ाना बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल था। यूपी सहित कुछ राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये फैसला कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य लागत से दोगुना करवाने का मोदी जी आपकी सरकार का संकल्प अभी भी अधूरा है। कर नीति में बदलाव कर जनता को राहत देने की भी बात थी। 1 जुलाई से जीएसटी लागू तो हो गया है, लेकिन इसकी पेचीदगी से व्यापारी से लेकर ग्राहक तक परेशान है। कुछ यही हाल नोटबंदी के दौरान भी देखा गया। विदेशों में जमा काले धन की 100 दिनों के भीतर वापसी, भ्रष्टाचार के आरोपी सांसदों विधायकों के मुकदमों का विशेष अदालतों के जरिए 1 साल में निपटारा, गंगा और दूसरी नदियों की सफाई, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, सुरक्षा बलों को आतंकवादी और माओवादियों हिंसा से निपटने के लिए पूरी तरह छूट, समान नागरिक संहिता चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी के कुछ प्रमुख वायदे थे। देश में स्मार्ट सिटी बनाने पर तो बात आगे बढ़ी है, लेकिन साथ ही बढ़े हैं सांप्रदायिकता से जुड़े मामले, तथाकथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी, कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तान और चीन सीमा पर तनातनी। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने अपने देश को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। एक विश्वास जगाया था कि देश में अच्छे दिन आएंगे। देश में कई सकारात्मक बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप 1 अरब से अधिक भारतीयों की आकांक्षाओं और आशाओं के दूतक हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि अपने बचे हुए कार्यकाल के दौरान आपकी सरकार इन सभी कमजोर कड़ियों पर काम करेगी और जनता ने जो आपकी सरकार में विश्वास और भरोसा जताया है उस पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी का उत्साह चरम पर है। पार्टी को उम्मीद है कि जनता का भरोसा बरकरार रहेगा और बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल के उस तिलिस्म को तोड़ देगी जिसने कभी मोदी का विजय रथ रोका था। दिल्ली बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव के जरिए इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इन दिनों दिल्ली बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को रोज नए सलाह दिए जा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की चुनौती को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी अध्यक्ष और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने केजरीवाल को चारों ओर से घेरने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 20 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी को मिशन दिल्ली के जरिए मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है। 110 दिन के देशव्यापी दौरे के अपने पड़ाव में दिल्ली में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कमर कस लेने को कहा। इस दौरान शाह 16 बैठकों में शिरकत करेंगे और इस बात पर मंथन करेंगे कि 1993 से सत्ता से बीजेपी क्यों दूर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने दिल्ली में भी संगठन में बड़ा बदलाव किया। प्रदेश बीजेपी के कुल 121 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिन विभागों और जिले में पदाधिकारी बनाए गए हैं वो पिछले 1 साल से खाली पड़े हुए थे। फिलहाल संगठन का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की ओर से विभागों के प्रमुखों के नामों की जो घोषणा की गई है उसमें कई पूर्व मेयर, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद और दूसरे नेता शामिल हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, जिसके बाद पार्टी सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार की कमियों को उजागर कर खुद को विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि गोकशी रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे पर कोई खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज राजधानी रांची में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि पुलिस के छोटे छोटे अधिकारियों को ज्यादा ईमानदार बनाया जाए ताकि झारखंड में चोरी और चेन स्नैचिंग के मामलों पर रोक लगाया जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अपराध पर काबू पाने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को सीख देते हुए कहा कि गोकशी रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, सिर्फ खानापूर्ति न करे, एक्शन दिखाना भी चाहिए। किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं। देखिए, हमारी सरकार में वो करने और वो कहने का साहस है जो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो हमारी राज्य की कानून व्यवस्था है इससे और बेहतर होना चाहिए और उन्होंने जवाबदेही तय की है कि अगर किसी थानेदार के एरिया में क्राइम होगा तो वो जवाबदेह होंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी तय किया है कि गोरक्षा के नाम पर जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं ये भी अगर होंगी तो जिला स्तर के अधिकारी नपेंगे। सीएम ने कहा, थानों में गरीब को सम्मान मिलना ही चाहिए। गरीब हमारा भगवान है। शहरों में जो चोरी और चैन छीनने जैसे अपराध होते हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। थानेदार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तय अवधि में अपराध सुलझने चाहिए। देखिए, सरकार से उम्मीदें जितनी वाबस्ता थी, लोगों की उम्मीदें पूरे टूटने के कगार पर है। हालात बिल्कुल इसके इतर है। इवेंट मैनेजमेंट के तर्ज पर आप ट्वीट और फेसबुक पेज के जरिए अगर सरकार चलाना चाहें तो ये संभव नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था का जो मामला है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हमारा संकल्प है कि हम जनता को सुरक्षित झारखंड देंगे। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आज देश में झारखंड के विकास की चर्चा टॉप 5 में होती है। कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां राज्य का अमन चैन छीनना चाहती हैं, जिनका हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें परास्त कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश से असम तक पानी अपनी विनाश लीला दिखा रहा है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ की वजह से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को मिला लें तो अब तक लगभग 80 लोग बाढ़ की वजह से जान गंवा चुके हैं और कई लापता हैं। उधर राजस्थान में आज पानी के तेज बहाव से एक SDM वाहन सहित बह गए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम उनकी तलाश कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सरकार बाढ़ की स्थिति को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने सहयोगी किरण रिजिजू को कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से जाकर देखें कि नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का क्या हाल है और उन तमाम लोग जो प्रभावित हुए हैं उनकी मदद की जाए।
देश में बाढ़ का कोहराम जारी है। असम, अरुणाचल सहित यूपी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में भी नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार को बांसवाड़ा जिले की बिल्डी नदी के तेज बहाव में कुशलगढ़ के एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा वाहन सहित बह गए। अभी तक उनका पता नहीं चल सका। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। बागीदौरा और कुशलगढ़ के बीच एक पुलिया पर करीब 5 से 7 फीट पानी भरा था, जिसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी को पानी में उतार दिया, लेकिन तेज बहाव में वो गाड़ी को संभाल नहीं सका और गाड़ी बह गई। ड्राइवर समेत 2 को बचा लिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम की तलाश भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। गोताखोरों को भी बुला लिया गया, लेकिन बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं असम में बाढ़ की वजह से 49 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 33 में से 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोलाघाट के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 77% हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से 53 जानवरों की मौत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। राज्य के पापुन-पारे जिले का बड़ा हिस्सा पानी में घिरा हुआ है। राज्य सरकार ने भूस्खलन से मरने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी के पानी से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। यहाँ बांध टूटने से नदी का पानी झोपड़ियों तक पहुँच चुका है। जो बांध टूट चुका है, उस पर बीते 3 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा हुआ था, लेकिन वो दावा भी पानी में बह गया। वहीं मध्य प्रदेश के मालवा जिले में मानसून की बारिश से कंढाल नदी उफान पर है। नदी का पानी पुलिया के ऊपर से गुजर रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ अब तक देश के कई राज्यों में आई बाढ़ से 1300 पीड़ित व्यक्तियों का रेस्क्यू कर चुकी है। मानसून को लेकर देश भर में 39 टीम लगाई गई, जो राहत और बचाव का कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कांग्रेस के दामन पर सबसे बड़े दाग के रूप में जाना जाने वाला बोफोर्स घोटाला एक बार फिर से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सीबीआई बोफोर्स तोप सौदे की जांच फिर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगने वाली है। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी के निर्देश पर सीबीआई बोफोर्स तोप सौदे की जांच फिर से शुरू कर सकती है। क्या है कि लंबित रिपोर्टों की जांच कर रही पीएसी के एक उप समिति के अध्यक्ष बीजेडी नेता भर्तृहरि महताब ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से कहा है कि वो बोफोर्स सौदे के सिस्टमैटिक फेल्योर और घूस लेने के आरोपों की फिर से जांच करें। समिति ने सीबीआई से दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने को कहा, जिससे बोफोर्स मामले में कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। उधर मणिपुर में सेना और पुलिस की ओर से किए गए 62 मुठभेड़ों की जांच अब सीबीआई करने वाली है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक से जांच टीम बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई निदेशक 2 हफ्ते में जानकारी दें कि आदेश का पालन करके टीम बनाई गई है या नहीं। इस मामले की सुनवाई अब 28 जनवरी को होने वाली है। 62 में से 28 मामले सेना के एनकाउंटर से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल याचिका में मणिपुर में 1528 फर्जी एनकाउंटरों की जांच की मांग की गई थी। सेना पर 2000 से 2012 के बीच करीब 1500 लोगों के फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट को तय करना था कि एनकाउंटर की जांच एसआईटी या एनएचआरसी से करवाई जाए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में सभी एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि वो तय करेगा कि ये जांच कौन करे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एलओसी पर कौन फायर करेगा ये फैसला कोर्ट नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संसद के दिए अधिकारों से ज्यादा अधिकार देना एक तरह से न्यायिक कानून बनाना होगा। विजय माल्या को वापस लाओ, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माल्या की सजा पर फैसला प्रत्यर्पण के बाद ही होगा। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार माल्या के प्रत्यर्पण की पूरी कोशिश कर रही है और दिसंबर तक ये प्रक्रिया संभव हो पाएगी। कोर्ट ने विजय माल्या को बैंकों के एक कंसोर्टियम की याचिका के आधार पर अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट ने विजय माल्या से अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारियां देने के लिए कहा था, जिसे देने में वे असमर्थ रहे थे। कोर्ट ने माल्या को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। उस दिन सजा पर बहस होनी थी, लेकिन विजय माल्या
10 जुलाई को हाजिर नहीं हुए। उधर चुनाव आयोग से अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज करके चुनाव आयोग के फैसले पर मुहर लगा दी है। नरोत्तम मिश्रा अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा की विधायकी अब खत्म हो गई है, साथ ही वे 3 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। 23 जून को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के खर्चों में हेराफेरी का दोषी ठहराते हुए नरोत्तम मिश्रा को 3 वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया था। चुनाव आयोग के फैसले को नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। इसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जा सकते होंगे न्याय के लिए, हम वहां जाएंगे और न्याय की बात करेंगे। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल से महिलाओं को लेकर विवाद में है। यौन प्रताड़ना से लेकर हिलरी क्लिंटन के लुक की आलोचना तक उन्हें सुर्खियों में रखा है। और अब इसी क्रम में नवीनतम नाम है फ्रांस की फर्स्ट लेडी का भी। क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने नया, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की रंगीन मिजाजी जग जाहिर है। बिल क्लिंटन और व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की के बीच जो कुछ हुआ वो अब इतिहास है। मौका मिलने पर राष्ट्रपति ओबामा भी कई बार खुद को रोक नहीं पाए। बतौर राष्ट्रपति G8 समिट में भाग लेने इटली पहुंचे ओबामा और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी का ये रूप सामने आने पर सभी चौंक गए थे। और अब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्रांस दौरे की शुरुआत से ही अपने समकक्ष इमैनुअल मैक्रों की पत्नी ब्रिगेट मैक्रों के कारण खबरों में है। ब्रिगेट के फिजिकल शेप की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, काफी अच्छी है आपकी फिजिकल शेप, ब्यूटीफुल। इसी दौरान ट्रंप ने फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगेट मैक्रों के दोनों गालों पर पेरिस स्टाइल में किस किया। ट्रंप काफी देर तक उनके दोनों हाथ पकड़कर खड़े रहे। ट्रंप ने फ्रांस की फर्स्ट लेडी से कहा, आपकी शेप बेहतरीन है। अभी कुछ दिन पहले ही पोलैंड में वेलकम सेरेमनी के दौरान फर्स्ट लेडी के हाथ मिलाने को लेकर खबरें वायरल हुई थी। हुआ यूं कि पोलैंड की फर्स्ट लेडी हाथ बढ़ाने के लिए आगे तो बढ़ी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करते हुए वो मिलानिया की ओर बढ़ गई। 71 साल के ट्रंप हमेशा ही इस तरह के विवादों में रहे हैं। किसी की लुक की तारीफ के साथ हिलेरी क्लिंटन और कॉमेडियन रोजी ओडोनेल, मीडिया फिगर आरियाना हफिंगटन और मॉडल किम कर्दाशियां और हेदी क्लम के लुक की आलोचना वाले बयानों से हमेशा ही ट्रंप का नाता रहा है। पिछले वर्ष उनके राष्ट्रपति अभियान के दौरान 2005 के हॉलीवुड टेप के रिलीज होने के बाद उनके चरित्र संबंधी आरोपों की खबरें सुर्खियों में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बढ़ते हैं देश में ही एक नए विवाद की ओर। खुद को राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी बताने वाली हिंदू मक्कल काची ने रियलिटी शो बिग बॉस के तमिल संस्करण पर प्रतिबंध लगाए जाने और शो के मेजबान अभिनेता फिल्म निर्माता कमल हासन को तमिल संस्कृति को दूषित करने को लेकर गिरफ्तार करने की मांग की है। और आज दिन भर कमल हासन के घर के सामने ये दल प्रदर्शन करता रहा। पुलिस को अपनी शिकायत में पार्टी ने मांग की है कि शो के प्रतिभागियों को भी गिरफ्तार किया जाए। पार्टी का कहना है कि शो अश्लील है। इस शो में प्रतिभागी अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं और 75% नग्न रहकर अभिनय कर रहे हैं। पार्टी का यह आरोप है कि तमिल संस्कृति का अपमान है और 7 करोड़ तमिल वासियों की भावनाओं को आहत करता है। इस शो के जरिए कमल हासन ने टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की है। बाद में कमल हासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। तो कमल हासन जहां एक तरफ मुश्किल में पड़ गए, आज जिस तरह से एक दल ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, उधर अमिताभ बच्चन भी कर्जदार हो गए हैं। अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता का वीडियो तैयार करके इंटरनेट पर डालने को लेकर अमिताभ बच्चन ने कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेजा और इस वीडियो से हुई कमाई का ब्यौरा भी मांगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद बिग बी के ऊपर कितना कर्ज है? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन करोड़ों के कर्जे में डूबे हुए हैं। लगातार हिट फिल्में देने वाले बिग बी के ऊपर बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या का कर्ज है। ये जानकारी 2014 में जया बच्चन ने राज्यसभा में दिए गए हलफनामे में दिया था और इसके हिसाब से अमिताभ बच्चन अपने बेटे से 50 करोड़ रुपए कर्ज ले चुके हैं। और इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी से भी कर्ज लिया है, अपनी बहू से भी कर्ज लिया है और अपने भाई अजिताभ को 1 करोड़ का कर्ज दिया है। पैसे पे इतना गुरूर कर है, यही पैसा तो
अपनों से दूर कर है। क्या आप ये मानेंगे कि हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार और महानायक बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे और बहू से कर्ज ले रखा है? यकीन करना जरूर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। जया बच्चन द्वारा 2014 में जमा कराए गए राज्यसभा एफिडेविट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक से लगभग 50 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। बिग बी की पत्नी जया बच्चन के ऊपर भी 1.6 करोड़ रुपए का लोन है, जो उन्होंने अभिषेक बच्चन से ले रखा है। जया बच्चन के एफिडेविट के मुताबिक बिग बी ने बहू ऐश्वर्या राय से भी 21.4 करोड़ का कर्ज ले रखा है। कुल मिलाकर जया बच्चन पर 48 करोड़ रुपए और अमिताभ पर 104 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके साथ ही दोनों ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन, भाई अजिताभ बच्चन, उनकी पत्नी और बेटी को अपनी तरफ से करोड़ों का लोन दे रखा है। जया के एफिडेविट के मुताबिक अमिताभ बच्चन पर मां तेजी बच्चन के नाम से लिया 1,93,000 का कर्ज भी बकाया है। जया बच्चन ने बिग बी से 29.3 करोड़ का लोन ले रखा है। इसी तरह अमिताभ ने लगभग 19 लाख का व्हीकल लोन और 4.4 करोड़ का होम लोन ले रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर देश की बात के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और अब आज बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 14 जुलाई 1456 में बेलग्रेड के युद्ध में हंगरी ने अपने से कहीं बड़े ऑटोमन साम्राज्य की सेना को पराजित किया था। तब बेलग्रेड एक छोटा सा देश हुआ करता था और 14 जुलाई 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का वायसराय बनाया था। इसी के बाद से औरंगजेब ने शाहजहां को हटाकर गद्दी पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी थी और 14 जुलाई 1965 में मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरे ग्रह की पहली बार क्लोजअप तस्वीरें खींची थी और 14 जुलाई 1976 में अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिमी कार्टर को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। राष्ट्रपति बनने से पहले कार्टर अमेरिका की नौसेना में कार्यरत थे। और आज प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन की पुण्यतिथि है। मदन मोहन के गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे किसे याद नहीं होगा। इस संगीत सम्राट नौशाद इस कदर इससे प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मदन मोहन को इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर कर दी थी। मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए थे और बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो में साझेदार भी थे। जाहिर सी बात है कि मदन मोहन इसी वजह से शुरुआत से ही फिल्मों की ओर झुके हुए थे, लेकिन फौज में रहे। हालांकि फौज में उनका मन नहीं लगा और नौकरी छोड़कर आकाशवाणी में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनकी मुलाकात हो गई उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे बड़ी हस्तियों से और धीरे धीरे मदन मोहन के अंदर का संगीतकार जगा और उन्होंने फिल्म आँखें के जरिए पहली बार कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और अपनी पहचान बनाने में वो सफल रहे। मदन मोहन के संगीत को सुनना अपने आप में एक अनुभव की तरह है और इसी वजह से आज देश की बात में मदन मोहन के कुछ सुमधुर संगीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।